measurement of BP measurement. And now measurement of BP. This BP is measure BP or the blood pressure. Blood pressure is measured by using an instrument. That is known as sphygmomanometer. Manometer. This sphygmomanometer is an instrument that is discovered by Nikolai Korotkov. ठीक है भाई, ये साइंटिस्ट है कोरोटकोव, साइंटिस्ट निकोलाई कोरोटकोव, जिन्होंने स्फिग्मोमैनोमीटर को डिस्कवर किया. मैनोमीटर, ये जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, बीपी को मेजर करते हैं. ठीक है, और ये क्या किस पे वर्क करता है, इनडायरेक्ट मेथड से. डायरेक्टली तो हम मेजर कर नहीं सकते. ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड पे ये वर्क करता है और मेथड का नाम होता है ऑस्कुलेटरी मेथड. ऑस्कुलेटरी मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्टली हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कन्वर्ट करते हैं. ब्लड प्रेशर को कन्वर्ट करेंगे फर्स्टली इन एयर प्रेशर. एयर प्रेशर क्या करेगा, मर्करी के लेवल को राइज करेगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्लड के प्रेशर को नोट डाउन करेंगे और मेजर करेंगे. सो क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, फर्स्टली इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होता है. फर्स्टली यहाँ पे एक ट्यूब प्रेजेंट होती है, लॉन्गर ट्यूब. एंड ऑफ दिस ट्यूब is containing a bulb like structure and the one end is attached to the cloth. This cloth is known as cuff. Here again a tube like structure arises from here and also in a bulb like structure that is like this, and this one is containing a knob. This tube containing the different marking. We can mark it 20, 40, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 240 and so on. So this one is the marking. Here this bulb-like structure containing the mercury manometer. This one is the bulb. This is the knob. Increase or decrease the pressure, and this one is known as cuff. This cuff is placed over the just below the knee joint. Sorry, just below the elbow joint. एल्बो जॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस कफ को रैप करेंगे. रैप करने के बाद हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग दिस नोब यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर. प्रेशर जो हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो दिस कफ इज इन्फ्लेटेड. ये इन्फ्लेट हो जाएगा, इन्फ्लेटेड. जब ये इन्फ्लेटेड हो जाएगा और जो कफ का प्रेशर है जब कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा यहाँ से, देन दिस एयर प्रेशर from the cuff, when the cuff is fully inflated, after that the air pressure is rises in this tube, and this rise air pressure is again rise the pressure in this tube. ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रेशर राइज होगा, कफ जब प्रॉपरली इन्फ्लेट हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये मरकरी है, ये मरकरी का लेवल भी क्या हो जाएगा, यहाँ से राइज होना स्टार्ट हो जाएगा. और ये कहाँ पे चला जाएगा, व्हेन द प्रेशर राइजेस 200 पे जब चला जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो ब्रैंकियल आर्टरी होती है वो आर्टरी क्या करेगी, ब्रैंकियल आर्टरी कोलैप्सिस. ब्रैंकियल आर्टरी जब कोलैप्स कर जाएगी तो उस टाइम पे देयर इज नो ब्लड फ्लो.
कोई ब्लड का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम, तो उस टाइम पे हम अगेन प्रेशर को क्या करेंगे, डाउन करेंगे और फॉल करेंगे प्रेशर को बाय यूजिंग दिस नोब। इस प्रेशर, इस नोब को यूज करके हम क्या करेंगे, प्रेशर को फॉल करेंगे। फॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, जब प्रेशर कहाँ पे आ जाएगा, व्हेन हियर you can see the first sound of heart, that is known as systolic sound. Systolic sound, first sound कब सुनाई देगी, 120 mm of Hg. Second, again fall down the pressure by using this knob when around here you can see a muffled sound. जो सुनाई देगी आपको किस कौन से प्रेशर पे सुनाई देगी, 80 mm ऑफ Hg, ठीक है भाई। तो 120 mm पे जब ये राइज 200 राइज होने के, जब हम इसको फोल्ड डाउन करेंगे प्रेशर इस नोब के थ्रू, तो जब क्या होगा, ये 200 पे आएगा, तो 200 से जब डाउन जाएगा 120 पे, मैंने बताया आपको कि फर्स्ट साउंड सुनाई देगी, ठीक है। उसको बोलेंगे सिस्टोलिक, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वो साउंड होगी, ठीक है। जब प्रॉपर्ली वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आफ्टर दैट फिर अगेन हम जब उसमें फॉल डाउन आएगा और वो 80 पे आएगा, हियर जब वो आएगा यहाँ पे इस रीजन के अंदर, तो एक मफल्ड साउंड सुनाई देगी, ठीक है। वो जो मफल्ड साउंड होती है वो किसकी होती है भाई, मफलिंग जो साउंड होती है वो वेंट्रिकुलर आपकी होती है डायस्टोलिक, यानी कि जॉइंट की जो डायस्टोलिक कंडीशन होती है उसकी, ठीक है। तो फैक्टर कौन कौन से है बीपी को जो क्या अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले है एज फैक्टर, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उनके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो नॉर्मल लेवल में फ्लो करता है। मैंने आपको प्रेशर बता दिया 120/80, ठीक है। लेकिन एज के बाद क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं वो क्या सी हो जाती हैं, रिजिड हो जाती है। नॉर्मली वो इलास्टिक होती हैं, ठीक है, अकोमोडेट कर सकती है अपने साइज को। लेकिन ओल्ड एज में क्या हो जाता है कि उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, वो रिजिड हो जाती है। रिजिड हो जाएंगी तो वहां पे क्या हो जाता है, नॉर्मली वहां पे जो बीपी है वो कितना हो जाएगा, 150/90, और डॉक्टर इसको बोलते हैं कि दिस वन इज अ नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्यों है, क्योंकि एक एज के बाद क्या है, जो आर्टरीज होती हैं उनकी रिजिडिटी इंक्रीज होती है, दैट्स व्हाई, ठीक है। इसके बाद एज के बाद दूसरा फैक्टर है यहाँ पे ब्लड वेसल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑफ आर्टरीज। जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर भी क्या होता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टेंस क्या इंक्रीज की, जितनी ज्यादा लॉन्गर उनकी क्या होगी, डायमीटर होगी, जितनी लॉन्गर होगी कोई भी ब्लड वेसल, उसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी होती है जो कि बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड जो फैक्टर है सर्कुलेटिंग ब्लड, टोटल अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग जो ब्लड होता है वो भी क्या करता है, बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड है। जो वीनस रिटर्न होता है मेनली, ठीक है, जो वीनस रिटर्न होता है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज रिटर्न बाय द एट्रिया, ठीक है, रिटर्न बाय द वेना केवा, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, वो उतना ही अमाउंट ऑफ ब्लड क्या करेंगे, डाल देंगे एट्रियम के अंदर जितना कि वेंट्रिकल्स ने पंप किया, ठीक है। तो वो सर्कुलेटिंग ब्लड भी अगर ज्यादा है तो वो भी क्या होगा, हाई बीपी और लो बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फोर्थ फैक्टर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो सर्कुलेटिंग ब्लड हो गया, ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो गया। दो कंडीशन हमारे पास मेनली होती है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपर और हाइपोटेंशन क्या होता है, हाइपर जो कंडीशन होती है इसमें क्या होता है कि बीपी इंक्रीज हो जाना, ठीक है। हाइपर में हमेशा आपका जो बीपी होगा वो कितना रहेगा, 150/90, परमानेंट कंडीशन बन जाएगी। फैक्टर क्या है हाइपर टेंशन के लिए, हाई बीपी के लिए, ओवर ईटिंग हो गया, ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन हो गई, फीवर हो गई, ठीक है, एंजाइटी होगी। तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि हाई बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाइपर जो टेंशन होती है इनकी लो बीपी होता है, जैसे कि फेलियर ऑफ हार्ट पंपिंग, जो हार्ट पंप कर रहा है उसके अंदर फेलियर हो गया है, ठीक है, वैसोडाइलेशन कंडीशन हो गई। तो डिफरेंट फैक्टर्स है जो कि हाइपो कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। हाइपो कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो बीपी है वो परमानेंटली 100/50, ठीक है, mm ऑफ Hg। तो ये डिफरेंट कंडीशन है जो कि क्या होंगी, हाई बीपी और लो बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है।
रिजिडिटी भी फैक्टर होता है यहाँ पे, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी फैक्टर होता है, एज भी फैक्टर होता है, ठीक है। और क्या होगा कि जैसे जैसे एज होती है या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई वस्कुलर कार्डियक सिंड्रोम है, ठीक है, वस्कुलर कोई डिजीज है, वस्कुलर डिजीज जैसे कि, ठीक है, ये वस्कुलर डिजीज क्या करते हैं, जैसे कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस है, इनकी वजह से क्या होता है, वो जो डायमीटर मैं आपको बता रही हूँ वो अपनी रिजिडिटी को लूज कर देती हैं, उनकी जो अकोमोडेट करने की जो पावर है आर्टरीज की वो लॉस हो जाती है, उसकी वजह से भी बीपी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो दिस आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बीपी एंड लो बीपी। थैंक यू।